हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। एच टेट के लिए जो स्पेशल हमारी सीरीज चल रही है जो कि सीडीपी का है 30 आउट ऑफ 30। तो सभी लोग अपने कमर कस लो क्योंकि भाई 30 में से 30 तो लाने हैं। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ 30 में से 30 लाना है तो पहला काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करना है। तो हम लोग 2016 में जो आपके एग्जाम्स हुए हैं उसको अभी एनालिसिस कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे मैं सारे एग्जाम्स को एनालिसिस करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह का एग्जाम देखने को मिलता है। और ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए काम किया और तीनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी क्लास है हमारी। दो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, नहीं देखा है तो देख लेना। डेली 12 बजे मैं आप लोगों को मिलने वाला हूँ। डेली 12 बजे ये क्लास होगी तो मिस बिल्कुल ना करें। प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है सिस्टमेटिक वे से। और जिन्होंने अभी तक हमारी टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया जरूर डाउनलोड करोगे। लक्ष्य एकेडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये कंप्लीट कोर्स भी देखने को मिलेगा। तो अगर सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हो, जॉब निकालना चाहते हो तो प्रॉपरली पढ़ना जरूरी है। तो पीजीटी कॉमर्स की स्पेशल बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जिसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को मिलेगा 200 से ज़्यादा। रिकॉर्डेड लेक्चर का सबसे बड़ा इस बेनिफिट ये है ना कि इसमें टाइम की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। 24 घंटे में जब भी आपके पास टाइम हो तब देखो, कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है। इसके अलावा कोई भी डाउट के लिए आपके लिए लाइव क्लासेस होने वाली है। जी हाँ, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगी जिसमें आपकी जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए हैं उनकी डाउट सॉल्विंग होगी ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हो वो हम लोग आपसे डायरेक्टली बात करके दूर कर पाए। और लाइव एमसीक्यू क्लासेस अलग से होगी। 3000 से ज़्यादा आपको एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ ये भी है कि जो आपकी बाकी चीज़ें बच जाती है, सीडीपी बच गया, मैथ इंग्लिश हिंदी बच गया और हरियाणा की जो जीके बच गई उसकी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए इसमें देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, जरूर इनरोल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ऑलरेडी हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस पहले ही कवर कर लिया है, ठीक है। तो 21वां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निर्मितिवादी कक्षा कक्ष में या फिर कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। बोला जा रहा है जो हमारा कंस्ट्रक्ट विजिट क्लासरूम होता है यहाँ पर इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है। सबसे पहले ये क्लासरूम होता क्या है वो समझते हैं, तब जाके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। देखो, अगर मैं बात करूँ सिंपली कंस्ट्रक्ट विजिट क्लास की तो इसकी एक खासियत ये है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके उनके मतलब अपने साइंस देखा ना, साइंस प्रैक्टिकल रूम, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली उनको छोड़ दिया जाता है कि आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो। तो ये क्लासरूम बेसिकली वैसा ही है जिसमें आप बोल सकते हैं कि उनको एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया जाता है। नई नई चीज़ें छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, कैसे प्रयोग करना है उसकी योजना वो खुद बनाए, उससे जुड़े हुए निष्कर्ष निकाले यानी कि कंक्लूजन्स उन्हें निकालना है। और अल्टीमेटली कंक्लूजन्स, अब चूंकि 10 स्टूडेंट्स होंगे तो कंक्लूजन्स भी अलग अलग होगा, तो उन कंक्लूजन्स को किस तरह से वो कंपेयर कर सकते हैं इसको भी सिखाया जाता है उसमें। यानी कि प्रॉपरली आप बोल सकते हैं कि स्टूडेंट को प्रॉपर लर्निंग वे में छोड़ा जाता है और वो अपने आप को एक सिस्टमेटिक वे में इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम है। बोला जा रहा है कि थॉर्नडाइक ने जो लॉ ऑफ लर्निंग दिया था उनमें से कौन सा यहाँ पर पार्ट है आपको बताना है। क्या बताना है, लॉ ऑफ लर्निंग। देखो, अगर मैं बात करूं थॉर्नडाइक ने 3 लॉ ऑफ लर्निंग दिए हैं। कितने दिए हैं, 3 लॉ। कौन कौन से दिए हैं फटाफट बताओ। चलो मैं बता देता हूं। एक है हमारा रेडीनेस, जिसे हम लोग बोलते हैं तत्परता। तत्परता का नियम भी इसे बोला जाता है। दूसरा हमारा क्या है, एक्सरसाइज, जो कि आपको यहां पर दिख भी रहा होगा, जो कि इसका आंसर भी है हमारा क्या है, अभ्यास का नियम। और जो तीसरा होता है वो है इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है, मिस्टेक नहीं करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं, तीनों याद रखेंगे लॉ ऑफ लर्निंग के रिगार्डिंग में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार, किसके बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, बाल
बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचरण लागू करने में योग्य हो जाता है। बोला जा रहा है कि भाई पियाजे के अकॉर्डिंग में हम बात कर रहे हैं कि अगर बच्चे उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पर जो भी उनके सामने प्रॉब्लम आता है उन पर वो तार्किक विचार जो है वो लागू कर सकते हैं, यानी कि अपनी लॉजिकल थॉट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो विकास का जो लेवल है, ठीक है, वो किस अवधि में चालू होता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन सिंपल सा है, बस हमें ये देखना है कि लॉजिकल थॉट्स जो है वो कहां पर बच्चे अप्लाई कर पाते हैं। औपचारिक क्रियात्मक अवधि में, मूर्त क्रियात्मक अवधि में, पूर्व क्रियात्मक अवधि में, या फिर हमारा इंद्रिय गति अवधि में। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड में। अच्छा, ये अवधि कौन सी होती है, एक अवधि भी याद रखो। तो ये बेसिकली जो एज होता है वो 11 to 12 के बीच में होता है। मतलब इस एज में अगर के बच्चों की जो लॉजिकल रीजनिंग पावर जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है और चीज़ों को वो अलग अलग वे में देखने लगते हैं। उनकी जो सॉल्यूशंस होती है वो अलग अलग थॉट्स में ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी के साथ। एक बालक का सृजनात्मकता का स्तर औसत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट है, एक बच्चा जो है, उसकी जो क्रिएटिविटी है उसका जो लेवल है वो एवरेज है। क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता का जो स्तर है वो क्या है, औसत है उसका। लेकिन एकेडमिक जो है वो उसकी उपलब्धि जो है वो हाई है, यानी कि एकेडमिक की अचीवमेंट जो है वो हाई है भाई। किसी में एवरेज है, किसी में हाई है। लेकिन सामाजिक विकास का स्तर जो है वो कमजोर है, पुअर है किसमें, सोशल डेवलपमेंट में। तो ये किस तरह का उदाहरण है। देखो, अगर यहाँ पर एक चीज देखा जाए, बच्चा पढ़ने में तेज है, क्रिएटिविटी में नॉर्मल है, बट लोगों से मिलना जुलना, सोशल डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है। तो वो एक तरह से बोल सकते हैं वो साई है। वो क्या है, साई है, लोगों से मिलता जुलता सही से नहीं है। और ये एक इंट्रा प्रॉब्लम है। ये क्या है, हमारा इंट्रा प्रॉब्लम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये एक अंतर का कारण होता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वह आंतरिक मानसिक दशा, एक इंटरनल स्टेज के बारे में बात हो रहा है जो कि किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करता है या करती है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आप के अंदर का जो स्टेज है वो कौन सा स्टेज है, या फिर वो कौन सा चीज है जो आपको किसी भी काम को स्टार्ट करने, किसी भी काम को आपको क्या करने दे रहा है, स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। किसी भी काम को किस तरह से करना है, डायरेक्शंस बता रहा है। और उसमें कंटिन्यूअसली बनाए रखने के लिए, यानी कि आप उसी में बने रहो, कंटिन्यूअसली वो काम करो, ये किस तरह का बिहेवियर में आता है, ये किस टाइप के चीज़ों में आती है। तो बेसिकली ये मोटिवेशन में आता है। जब आप इंटरनल मोटिवेट होते हो किसी भी चीज़ को लेकर के, लाइक आपको मान लो टीचर बनना है, ठीक है ना। अगर दो तरह से होती है, एक आपने किसी को देखा, कोई बोला आपको कि टीचर यार बहुत अच्छी चीजें होती हैं, ये कर लो, अच्छी बात है, आपने वो देख करके स्टार्ट कर दिया। लेकिन अंदर से फीलिंग आई कि नहीं यार, मुझे टीचर बनना है, लोगों को पढ़ाना है, पढ़ाने की अलग मजा है, वो चीजें आपको मिल गई, ठीक है ना। तो ये जो अंदर से मोटिवेशन आया, इस चीज के दम पर पे आप कोई भी चीज को स्टार्ट करते हो, उसके लिए कैसे कैसे उसको पूरा करना है उसके बारे में डायरेक्शन सोचते हो, और अल्टीमेटली उस पर बने रहते हो जब तक कि आपको वो रिजल्ट मिल ना जाए। सो ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं। बोला जा रहा है कि आपने बहुत बार देखा होगा ना, पार्टी वगैरह में देखा होगा, शादी पार्टी वगैरह में जाते हो देखते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिंगल ही रह जाते हैं, घुल मिल नहीं पाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, जो लोग घुल मिल जा रहे हैं उनमें ऐसा क्या है, क्या उनकी बुद्धि लब्धि अच्छी है, शैक्षिक लब्धि अच्छी है, संवेगिक अच्छी है, या फिर उसमें आध्यात्मिक लब्धि अच्छा है। देखो, अगर देखा जाए तो सही मायने में उनमें संवेगिक यानी कि इमोशनल जो होता है, जो इमोशन स्टेज होता है वो काफी अच्छा होता है उनका, तभी जाकर के वो लोगों से घुल मिल पाते हैं, उनसे हंसी मजाक दोस्त यार की तरह से वो ट्रीट कर पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ये चीज। अगला, विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है।
यानी कि जो आपकी जो डेवलपमेंट है वो जनरली कहाँ का होता है, हेड टू फुट होता है। तो विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है, इसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं। बेसिक क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन 2016 में देखो कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो एकदम बेसिक पूछा गया है। सिरोपाधिक ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। एकदम क्लियरली सिंपली क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में होते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, पूरी की पूरी 30 आउट ऑफ 30 लाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अभी हम लोगों ने 27 क्वेश्चन डिस्कस किया, 27 क्वेश्चन में क्या कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा जहां पर कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। एक स्टूडेंट जो है वो बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है और उसके लिए भाई बड़ी मेहनत कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ क्या है। देखो दो चीजें हैं, ये स्टेटमेंट दो पार्ट में डिफाइन किया गया है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि स्टूडेंट जो है वो बोर्ड परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर वो अच्छा अंक लाएगा तो उसके पिता उसके मोटरसाइकिल खरीद करके देंगे। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, वो इंटरनली भी मोटिवेट हुआ है और एक्सटर्नली भी। इंटरनली क्यों, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि वो कड़ी मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, पूरी जी जान लगाए हुए भाई, तो इंटरनली पार्ट हो गया। उसके पिता ने मोटरसाइकिल दिया है तो बाहर से उसको एक और मोटिवेशन, एक और प्रेरणा का स्रोत मिल गया है, तो ये बाहरी मोटिवेशन हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4, आंतरिक एंड बाह्य प्रेरणा, यानी कि इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों काम कर रहे हैं एक बार में। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ना बदल दे, अगर इस क्वेश्चन को बदल करके ये बोला जाए कि आपके पिता ने आपको ये ऑफर दिया है कि आप अच्छे अंक लाओगे तो हम आपको मोटरसाइकिल खरीद के देंगे और इसलिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, और इसलिए ये एक स्टेटमेंट है जिसमें ये वर्ड जोड़ दिया जाए कि आप इसलिए मेहनत कर रहे हो ताकि आपको मोटरसाइकिल मिल सके, तो ये पूरी की पूरी तरह से एक्सटर्नल पार्ट पर डिपेंड हो जाएगी। बट क्वेश्चंस का सिनेरियो जो है वो दो अलग अलग स्टेटमेंट में डाला गया। पहला स्टेटमेंट सिंपली बोला कि आप मेहनत कर रहे हो, दूसरा स्टेटमेंट मोटरसाइकिल मिलना है। तो क्वेश्चंस को पढ़ते समय ये स्टेटमेंट को जरूर नोट डाउन ध्यान देंगे कि चीजें किस तरह से कनेक्टेड हो रही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित उपगाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो मैंने पहले भी बोला हुआ है ऑलरेडी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद हमारा ये 9वां क्वेश्चन है जिसमें हम लोग नेगेटिव पर बात कर रहे हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन में से आप लोगों को अभी तक में 9 क्वेश्चन ऐसे मिल चुके हैं, सॉरी 29 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन ऐसे मिल चुके हैं जो कि नॉट करेक्ट, नॉट या रॉन्ग इस सेंस में पूछा गया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इन पर फोकस पूरी तरह से करना है क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी बार इसको देखा गया है। देखो अगर सिंपली क्वेश्चंस में देखें तो क्या क्या है। अधिगमकर्ता केंद्रित मतलब जो हमारा लर्नर सेंटर्ड होगा, यानी कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच की बात हो रही है। अब उसमें क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसी उसकी नीड है, जैसा उसको ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसको पढ़ाते हैं, वैसे लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। ये स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया, लर्नर सेंटर हो गया। अब उसी के हिसाब से हमको ऑप्शंस ढूंढने हैं। क्या है पहला, अधिगमकर्ता की योग्यताओं, क्षमताओं और अधिगम शैली का ध्यान रखता है। बात तो सही है, अभी मैंने बोला जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी नीड है, आपको वैसा प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि पहला तो सही हो सकता है। दूसरा, यह अन्वेषण, अवलोकन और खोज के महत्व पर बल देता है। बिल्कुल सही भाई, अगर आप लर्नर सेंटर पर काम कर रहे हो तो आप उनको छोड़ देते हो कि भाई खुद से पढ़ो, अपने आप को अपग्रेड करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि कैसे कैसे करना है। तो एक तरह से ये उनको आप बोल सकते हो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं आपके वो क्या कर रहे हैं, आप उनके इवैल्यूएशंस भी कर रहे हैं, उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है उस पर आप जोर भी दे रहे हैं, तो आप ये सभी चीज़ें कर रहे हैं। यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान हस्तांतरण पर बल देता है, नहीं, यही तो गलत है। अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान हस्तांतरण पर बल देता है, नहीं, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ज्ञान मिलता है, ना कि जो टीचर के पास है उसके हिसाब से। जैसा टीचर चाहता है वैसा नहीं, जैसा स्टूडेंट को नीड है वैसा हमें देना होता है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया है हमारा। और चौथा में साफ साफ बोला गया है कि ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि किस तरह से किस चीज़ों को सॉल्व करना है उसका प्रॉपर स्टेप्स बनाना, यानी कि मैपिंग करना है होता है, और क्रिएटिविटी राइटिंग पर भी जोर देता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सो
3 ऑप्शन सही हैं, चौथा जो हमारा तीसरा है वो गलत है, इन चारों में से एक। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया है? चलो बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चंस मैं बोल सकता हूँ VVI में से एक है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन में से एक है। मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों का व्यवहार को क्या कहते हैं? देखो ये वाला क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, या फिर बोल दूं मुझे किसी से मतलब नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट थोड़े बहुत चेंज हो जाए, मतलब यही निकलता है कि जहां पर जो स्टूडेंट है या फिर जो बच्चा है उसको दूसरे की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस तरह के जो नेचर होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पश्चगमन। क्या बोलते हैं? पश्चगमन बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, और 2016 में जितने भी क्वेश्चंस आपके आए थे वो सभी के सभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरे ईयर का सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन बनी रहना है, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना है, और जिन्होंने अभी तक कोर्स इनरोल नहीं किया ज़रूर इनरोल करोगे। और कोई भी क्वारीज हो डायरेक्टली आप चैट सेक्शन में डाल सकते हो। कोर्स के रिगार्डिंग में कोई क्वारीज हो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके अपनी क्वारीज को दूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।